नमस्कार। आज पावर सेंटर शो में हमारे साथ हरियाणा के एक ऐसे दिग्गज अधिकारी मौजूद हैं जिनके बारे में फिराक गोरखपुरी का एक शेर है, बहुत दूर से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे या ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। आप हैं राइट टू सर्विस कमीशन के चीफ कमिश्नर श्री टी.सी. गुप्ता जी। टी.सी. गुप्ता जी के बारे में एक बात और कही जा सकती है कि 1977 में मनमोहन देसाई की एक फिल्म आई थी, अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी जो मिलके हैं वो मिलके टी.सी. गुप्ता जी हरियाणा में अफसरशाही में हैं। बहुत शानदार टी.सी. गुप्ता जी का करियर रहा है और बहुत एक दबंग, एक काबिल और एक गो गेटर, इस तरह की छवि अफसरशाही में टी.सी. गुप्ता जी की रही है। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा था कि आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, बनेंगे? कैसे ये संभव हो पाया? यशवीर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतने जो परिचय दिया उसके लिए मैं शायद इतना लायक नहीं हूँ। जहाँ तक ये सवाल है कि बनेंगे, कभी सोचा नहीं था। कभी स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर पढ़े, फिर उसके बाद के अंदर पारिवारिक चीज़ें ऐसी रही, पैसे का अभाव था, ट्यूशन पढ़ा के फिर पैसे वगैरह कमाए और उसी से कॉलेज की पढ़ाई की। और उस समय यही था, लक्ष्य यही था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेंगे, सीए के बाद के अंदर अपना प्रैक्टिस करेंगे, पैसे कमाएंगे। परंतु कुछ ऐसा मोड़ आया कि मैं 40 दिन के करीब बीमार रहा और उस दौरान 40 दिन के दौरान मैंने अपना जब रिवाइंड किया, ये देखा कि इस समय क्या कर रहे हैं कि टैक्स प्लानिंग के नाम पे टैक्स इवेजन या इस तरह की चीज़ें हो, तो तब ख्याल आया कि ये सर्विस एक ऐसी है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसमें आप लोगों का भला कर सकते हैं। तो तब ख्याल आया और उसके बाद के अंदर जो ही मैं ठीक हुआ तो उस समय फिर एग्ज़ाम दिया। प्रभु की कृपा रही कि ना केवल आईएएस में आए बल्कि अपने होम कार्डर के अंदर आ गए, जिसके कारण काम करने का जज्बा ही डबल हो जाता। तो आपने बड़ा लंबा एक शानदार आपका करियर रहा। अगर आपको कोई एक काम बताना हो इतने लंबे करियर में, हालांकि एक दिन में बहुत से काम हो जाते हैं। आप यदि एक की बात करते हैं तो जब मैं डीसी उपायुक्त भिवानी था तो उस समय बाढ़ आई हुई थी। उस बाढ़ को पानी के निकालने के अंदर जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किया, वो हमारा उस समय सारी टीम, जो शत्रुजीत कपूर हैं एसपी हुआ करते थे, मैं डीसी था, एसडीएम थे सुकृति लेखी जो इस समय एडिशनल सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के अंदर, जो बल्कि सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड भी हमारे साथ लग गए, श्री अभिलक्ष लेखी जो कि इस समय सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के अंदर। ये एजुकेशन बोर्ड में सेक्रेटरी थे, परंतु एक टीम के रूप में टी.के. शर्मा जी थे, हमारे एसडीएम थे, बलवान सिंह थे। तो एक टीम के रूप में जिस प्रकार से जब मैं भिवानी में गया, एक सूखाग्रस्त क्षेत्र हुआ करता था, मगर जब खड़े हुए तो देखा कि जैसे समुद्र के किनारे हम खड़े हुए हैं, 5 किलोमीटर तक पानी ही पानी और 1 किलोमीटर की इस तरह से, तो 7 स्टेजेस के अंदर पानी को निकलवाया था। पहले एक पानी को लिफ्ट करके इधर से इधर, फिर वहाँ पे पंप लगा के उधर से उधर, और उसको निकालने के अंदर लगभग हमने 3 महीने का समय लिया। और उसके बाद जो कंपनसेशन बांटा, कंपनसेशन बांटने में हमने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखा। बल्कि मेरे पास एक अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर होते थे जो आजकल बहुत सीनियर अधिकारी हैं, श्री अनुराग अग्रवाल। तो उनको हमने कहा कि आप ऐसा क्राइटेरिया बनाओ कि किसी की एक दीवार गिरी हुई है तो इतने पैसे देंगे। और हमारे पास ट्रेजरी से लगा के, आज के ज़माने में आरटीजीएस नहीं होता, हमारे पास में कैश आता था। हमारे जो ट्रक के अंदर 75 लाख रुपए लेके अधिकारी गाँव में जाके बांट के आते थे। ये सुकृति लिखी जैसे एक बार गई गाँव के अंदर, तो उसके ट्रक के अंदर 75 लाख रुपए थे। तो ये इस तरह से बांट के, तो हमने बड़े नॉन कंट्रोवर्शियल तरीके से, जिसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, सबको जो बाढ़ग्रस्त राशि थी, जो जिन लोगों का नुकसान हुआ था, उसको दिया। और उसकी बहुत ज़्यादा संतोष हमें उस समय हुआ और उसका ये फल था कि लोगों ने काफ़ी दुआ उस समय दी कि उनके घरों से पानी भी निकला और साथ के अंदर जो नुकसान हुआ, सरकार की जो भी उस समय पॉलिसी थी उनके अनुसार उनको सारा का सारा क्षतिपूर्ति की गई। एक आपकी जब आईएएस से विदाई पार्टी हुई तो संजीव कौशल जी ने, जो चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने किस्सा सुनाया था कि आप शायद पहली या दूसरी पोस्टिंग थे बतौर एसडीएम, और आरक्षण के दौरान कुछ वहाँ पे उधर फरीदाबाद में कुछ आपने खुद ही हथियार उठा के बस में, वो क्या मामला था?
ऐसा था कि उस समय ये मंडल कमीशन के विरुद्ध चल रहा था आंदोलन, और उस आंदोलन के दौरान में वहाँ पे एक लड़के ने सेल्फ इमोलेशन जो है ना, आत्मदाह करने की कोशिश की, और उसके कारण भड़क गया वहाँ पे माहौल। जब माहौल भड़क गया तो उस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ट्रेन रोक ली। ट्रेन रोकने के बाद के अंदर छोटा सा पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, तो हम राउंड ले रहे थे। और डीएसपी, मैं पलवल में था, मैं एसडीएम पलवल था, एसडीएम पलवल था। उस समय जिला नहीं बना था, तो उस समय डीएसपी गाड़ी चला रहे थे, और वो हमारा रोज़ का प्रोटोकॉल था। लगभग 10 दिनों से डीएसपी आ जाते थे, सुखलाल जी उनका नाम था, और वो गाड़ी चलाते थे। मैं साथ बैठा होता था गनमैन, और पीछे एक गाड़ी होती थी जिसमें पुलिस वाले होते थे। तभी पता लगा कि पुलिस स्टेशन को शहर के अंदर घेर लिया चारों तरफ से, और वो आग लगाने के लिए लोग जो है उसको आग लगा रहे हैं। तो हमने कहा वहीं ले चलो। उन्होंने कहा जी वहाँ पहुँचना मुश्किल है। हमने कहा नहीं, ले चलो। हम किसी तरह पहुँच गए पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में मैंने सारे पुलिस वालों को निकाला। उस समय सचमुच लीड जो है ना वो मैं ही ले रहा था। वो डीएसपी साहब जो है हमारे थोड़े नरम स्वभाव के थे, तो इसलिए हमने सारे पुलिस वालों को कहा कि आप बस के अंदर बैठ जाओ, और जितना असला है उस असले को भी रख लो। और असले रख के लोगों ने पथराव करके सारे शीशे तोड़ दिए। तो हमने कहा इस बंदूकें सारी निकाल के बस फायरिंग करते रहो। और आगे ड्राइवर भी एक जो उनकी बेंत की जो शील्ड होती है उसको लेके ऐसे गाड़ी चला रहा था, यूँ करके, क्योंकि पत्थर आ रहा है उसको बचा रहा है, और ऐसे चला रहा है। तब जाके हम बाहर निकले, और उस दौरान उन्होंने ये नहीं कहा कि आप फायरिंग के ऑर्डर पहले राइटिंग के अंदर दो। ये हुआ था कि शाम को गिन के दे देंगे, जितना गिन के आपने फायरिंग करनी है। तो चारों तरफ से उस समय ये पुलिस वालों को जिंदा जला दिया होता। 24-25 आदमी जो उस पुलिस स्टेशन में है, यदि हम टाइम पे पहुंच के उनको सबको इस प्रकार से नहीं निकालते, क्योंकि चारों तरफ से लोग घेर चुके थे। और उस दौरान के अंदर जो एक पत्थर मुझे भी लगा था, तो मैंने गाड़ी वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के पास खड़ी कर दी थी, क्योंकि हम बस में थे। तो लोगों ने सोचा कि शायद मैं बस के अंदर, वो शायद हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गया। तो रेडियो पे भी आ गया। उस ज़माने में टीवी वगैरह नहीं होते थे, ना सोशल मीडिया था। तो हमारे जो डीसी साहब थे उस समय, सुशील कुमार जी ने सुना उसको, और उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्स, तो संजीव जी जो है, संजीव कौशल जी जो इस समय हमारे मुख्य सचिव हैं, वो उस समय एडीसी होते थे, तो उनको एक एडिशनल फोर्स लेके वहाँ से रवाना किया फरीदाबाद से। साथ में दूसरी तरफ जो फोर्सेस थी उनको भी कहा। ये शाम तक पहुँचे, मगर तब तक हम स्थिति पे नियंत्रण कर चुके थे। अंतु केवल 2 व्यक्तियों की उसमें जाने गई थी, और कोई थोड़ी सी बसेस वगैरह तो रोडवेज़ की उन्होंने जलाई थी, एक फायर टेंडर भी चलाया था। परंतु उस फायरिंग के अंदर हमने ये सुनिश्चित किया था कि लोगों के छाती पे नहीं लगे, पैरों के ऊपर लगे। तो 700 राउंड के बाद केवल 2 व्यक्तियों का मरना, तो और उससे स्थिति काफ़ी कंट्रोल के अंदर आ गई, और शाम तक ही हमारे पास एडिशनल फोर्स पहुंच गई थी। तो आपका इतना लंबा करियर रहा। शुरुआत में तो जब आप डीसी लगे, वो भैंलाल जी की सरकार में, भिवानी में आपकी पहली पोस्टिंग रही। सो एक डीसी का और एक मुख्यमंत्री का, क्योंकि ये इस तरह का, तब हरियाणा में जिले भी कम थे और इतना सब ये सोशल मीडिया भी नहीं था, एक संपर्क रहता है। तो भैंलाल जी को भी आपने बड़े करीब से देखा होगा एज ए मुख्यमंत्री। तो उनकी वर्किंग के बारे में कुछ बताइए, किस तरह के व्यक्ति थे वो? नहीं, बहुत अच्छे व्यक्ति, सुनते थे लोगों की बातें, और सुनने के बाद में और जो भी उपायुक्त या अधिकारी हैं उनको तवज्जो देते थे। और सुबह उनका दरबार खुला होता था, उसके अंदर लोग भी जा सकते थे, नॉर्मली हरियाणा भवन के अंदर बैठते थे या चंडीगढ़ होते थे, जल्दी के अंदर जाके और फ़ोन करके, मतलब वो एक्सेसिबल काफ़ी थे। उनके पास कभी भी जाओ, अपॉइंटमेंट लिए बगैर ही हम चले जाते थे अपनी बात कहने के लिए, और उनको चीज़ बताते थे। लोग भी जाते थे, बताते थे, और सारी चीज़ों को सुन के मैं उनके साथ में लगभग 7-8 महीने डीसी रहा। उससे पहले कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उस समय एक ही कॉरपोरेशन होती थी फरीदाबाद के अंदर, तब रहा, और एडमिनिस्ट्रेटर हुडा भी रहा उस दौरान के अंदर। और अच्छा, मतलब बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति, और लोगों के काम, और किसी के खिलाफ में, मतलब उनका एक ही था कि किसी के खिलाफ में एक्शन नहीं लेते थे। जी, वो ज़्यादा नरम स्वभाव के, ज़्यादा नरम आप ये कह सकते हैं, परंतु किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते थे, ये जरूर था उनका। तो उनके बाद जो मुख्यमंत्री आए, वो बिल्कुल उनसे स्वभाव से, तबीयत से, मिजाज से बिल्कुल अलग थे। वो थे बंसीलाल जी। तो बंसीलाल जी के साथ भी आपको काम करने का अवसर मिला। तो ऐसा कहा जाता है कि शुरू में कुछ वो नाराज थे जब वो मुख्यमंत्री बने आपसे,
और फिर बाद में उनकी भी आपके लिए एक लाइकिंग डेवलप हुई, तो उनके साथ किस तरह के रिश्ते रहे और वो एज ए प्रशासक कैसे थे? नहीं, उनसे बढ़िया प्रशासक मुझे लगता नहीं कि हरियाणा के अंदर इस समय कोई भी जो पॉलिटिकल आदमी है जो वो आया है, क्योंकि हमने बचपन में देखा है, बचपन के अंदर हमारे गांव के अंदर बिजली नहीं होती थी। हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाना, सड़क पहुंचाना जो देन है हरियाणा की। मैं सेकंड टेन्योर की बात नहीं कर रहा, मैं जो फर्स्ट टेन्योर उनका था, हम तो छोटे बच्चे ही थे। हर गांव में बिजली और जो सड़क है पहले सबसे पहले हरियाणा के अंदर पहुंची थी पूरे देश के अंदर, जिसका सारा का सारा श्रेय उनको जाता है। और जब मैं भिवानी के अंदर थे तो मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी, परंतु बंसी लाल जी उस ज़माने में, क्योंकि चुनाव के दौरान थोड़ी सख्ती करनी होती है, अब सख्ती के अंदर किसी को भी सख्ती पसंद नहीं आती। अब हुआ ये कि चुनाव वाले दिन ही मैंने बंसी लाल जी की गाड़ी के ऊपर 250 रुपये का जुर्माना कर दिया था, तो भूले नहीं थे। तो जो ही सरकार आई तो मुझे कहा गया कि जी आपको बगैर गाड़ी की पोस्ट पे लगाना है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बगैर गाड़ी की पोस्ट भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़े दिन के अंदर फिर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अंदर कुछ बात हो गई थी कि वहाँ के वाइस चांसलर के साथ के अंदर कोई बच्चों ने पिटाई कर दी थी। तब सरकार ने ये बुला के कि नहीं, आप पहले MDU में रहे हुए हो तो वहाँ की स्थिति को आप संभाल सकते हो, तो आप चले जाओ। पहले तो मैंने रिलेक्टेंस दिखाई, परंतु फिर मैं तैयार हो गया था। वहाँ वो वाइस चांसलर जो लगे हुए थे उन्होंने हाई कोर्ट से मेरी अपॉइंटमेंट के खिलाफ स्टे ले लिया। फिर मुझे मुख्यमंत्री जी ने बुलाया कि भाई ये स्टे जो है ये इन्होंने ले लिया है, ठीक है। मैंने कहा जी स्टे तो ठीक है, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही रजिस्ट्रार को लगा सकती है और सरकार नहीं लगा सकती। तो उनका उपाय क्या है? मैंने कहा जी कानून बदल देते हैं, कानून बदल सकता है। कहते हैं अच्छा कानून बदल देते हैं। सुबह का 10 बजे था और कहते हैं अध्यादेश का प्रारूप बना के ले आओ, शाम को जारी करना। अध्यादेश का प्रारूप बनाया, डिपार्टमेंट से हुआ और शाम को वो अध्यादेश जारी हो गया, जिसके अंदर सारे एक्ट में किया गया, MDU के भी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के भी, और उस समय ये अपने जो कृषि विश्वविद्यालय है हिसार का उसके एक्ट में भी, कि हैंस फोर्थ, मतलब उसमें लिखा था स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द रजिस्ट्रार। तो उसके बाद के अंदर वो इन्फ्रक्चर्स हो गई जो पहले जो स्टे लिया हुआ था वाइस चांसलर साहब ने। और फिर कार्यप्रणाली उन्होंने देखी बंसी लाल जी ने, और कार्यप्रणाली देख के प्रभावित हुए, बल्कि उन्होंने ही मेरे यहाँ DC चंडीगढ़ के लिए नाम रिकमेंड किया था, परंतु फिर कोई गलतफहमी किसी ने पैदा कर दी तो उन्होंने फिर विड्रॉ भी कर लिया। तो ऐसे चलता रहता है। परंतु प्रशासक के रूप में अच्छे थे, परंतु टेम्परामेंटल थे, काफ़ी ज़्यादा टेम्परामेंटल, क्योंकि आपने ही नाम भेजा है, किसी और व्यक्ति ने जाके कुछ बोल दिया तो उस चीज़ के मतलब कई ऑफिसर्स के ये भी कहा करते थे कान की कच्चे हैं, किसी ने जाके कुछ कह दिया तो बगैर पूछे ही उन्होंने उसका, जबकि उस समय केवल नोटिफिकेशन आने वाला था, भारत सरकार ने कर भी दिया था, तो उस समय उन्होंने ये नोटिफिकेशन आने वाला था तो उन्होंने कहा नहीं हम उनको स्पेयर नहीं कर सकते, और फिर HLRDC में लगा दिया था। तो कोई नहीं, परंतु जहाँ तक मुख्यमंत्री के रूप में है, सेकेंड टेन्योर में क्योंकि उनकी पूरी मेजॉरिटी नहीं थी तो उनके कुछ ना कुछ उनकी वो व्यवस्थाएं थी, परंतु फर्स्ट टेन्योर तो हरियाणा वासियों को, और हम जो छोटे बच्चे थे, हमारे गांव में जो बिजली आई, सड़क आई, हमें हमेशा याद रहे। कहते हैं कि हरियाणा में एक ही मुख्यमंत्री अभी तक आए हैं जो कई बार फाइल को पढ़ने लगते थे, शुरू से आखिर तक ही पढ़ते थे जी। बाद में लोग इतना समय नहीं दे पाए, लेकिन वो बहुत तह में जाते थे, बहुत बारीकी में जाते थे। आपसे अच्छा उनको कौन जानता है? जी। आप तो उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं किस प्रकार से। वो तो जिस दिन उनका अविश्वास प्रस्ताव हो रहा था उस दिन वो ऑफिसर्स की ACR लिख रहे थे पढ़ के एक दूसरे की। तो जी, तो उसके बाद फिर बंसीलाल जी की सरकार जाने के बाद ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने, तो उनको भी एक अच्छा प्रशासक माना जाता है, तो उनको भी आपने बड़े करीब से देखा, तो उनके बारे में बताइए। जी, वो जो है अच्छे प्रशासक ही नहीं, उनकी जो स्मरण शक्ति है वो उस प्रकार की स्मरण शक्ति मैंने किसी पॉलिटिकल आदमी की नहीं देखी। मुझे आते ही, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, आते ही उन्होंने जब उनकी सरकार आई तो मुझे DC गुड़गांव लगाया। उस समय काफ़ी अहम पद होता था, क्योंकि उस समय ना तो एक कमिश्नर पुलिस होते थे, ना कोई GMD होती थी, तो उस ज़माने के अंदर गुड़गांव में 2 ही IAS अधिकारी होते थे। नगर निगम भी नहीं था, नगर निगम भी नहीं था वो। तो उस समय
तो डीसी गुड़गांव लगाया तो काफ़ी ज़्यादा, और उनके साथ जब ट्रैवल करते थे, और मेवात भी तब इसका मेवात भी इसका पार्ट था, तो उस समय नूंह जिला अलग से नहीं था, नूंह जिला भी इसी का पार्ट था। तो जब वो ट्रैवल करते थे तो एक एक दिन के अंदर इतना ट्रैवल करते थे, जबकि शारीरिक थोड़ी सी अक्षमता उनकी थी, परंतु और हर गांव में कम से कम 50 आदमियों को बाय नेम, आप देखिए सिरसा के गांव के अंदर वो किसी को बाय नेम बुलाएं तो समझ में आ सकता है, परंतु वो व्यक्ति नूंह के अंदर, वो होडल के अंदर, और हर कार्यकर्ता के और मौजूद आदमी जो है सबके नाम जानते थे और उनसे पूछते थे क्या हाल है क्या नहीं है, हर एक के दुख सुख में शामिल होना। और प्रशासक तो अच्छे थे ही, जो उन्होंने काम कह दिया वो करना ही होता था या शाम तक रिपोर्ट करते थे। तो उनके साथ भी कार्य करने के अंदर, और फिर चुनाव भी हुए, तो चुनाव के अंदर अच्छा दोनों बार ये हुआ जब चुनाव कराए तो मुझे लगाया यार चुनाव के अंदर जो है, जो दोनों के काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी है। बंसीलाल जी सारी सीट जीते थे भिवानी से, इसी प्रकार से श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी को भी अच्छा बहुमत वहाँ से स्पष्ट बहुमत मिला था, स्पष्ट बहुमत मिला था। तो वो उनके साथ भी अच्छा, और बाद एक एक दिन में 35-35 मंडियों के अंदर जाना, ये कमाल की बात। तो वो जो है एक उनसे काफ़ी चीज़ सीखी कि मेहनत किस प्रकार से करते हैं। हाँ, नाम तो याद नहीं होते, वो तो कभी कोशिश करके भी देख ली, परंतु उनकी जो स्मरण शक्ति है वो उसका मुकाबला नहीं किया। एक कहते हैं कि जो चौटाला साहब की सरकार थी उसमें अफसरशाही पे एक खौफ का एलिमेंट भी था, कहीं ना कहीं एक ये था कि भाई जो मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय से आदेश हुए, अगर किसी ने उसमें कोई अड़चन पैदा करी तो एक तरह का वो राजद्रोह या राष्ट्र के खिलाफ एक बगावत मान ली जाएगी और उनको फिर वो चीज़ें पसंद नहीं आती थी। क्या अफसरों में ये रहता था कि भाई उन्होंने नहीं, जी खौफ तो था, परंतु मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह के रूप में, ऐसा नहीं था। और खौफ होना भी चाहिए, सरकार का इकबाल होना चाहिए, क्योंकि मैं तो उसी विचारधारा के व्यक्ति हूँ। सभी लोग कहते हैं कि जी आपका काफ़ी खौफ है, डर है। ये वो सरकार क्या जिसका डर ना हो, जो वो अफसर क्या है जिसका, यदि कोई सरकार ने ऑर्डर कर दिया उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो। इसी प्रकार से मैं यंग ऑफिसर्स को बताता हूँ कि आपने कोई ऑर्डर पास किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो फिर वो ऑर्डर ना इशू करो आपका वह उस पद पे रहने का कोई फायदा नहीं है। और भी डाइल्यूट होता है। हाँ, और भी डाइल्यूट होता है। सरकार की वर्किंग में सरकार के, ये कोई व्यक्ति की बात नहीं है, ये सरकार की बात है। फिर जब ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, उनका भी करीब 10 साल का कार्यकाल रहा। तो हुड्डा साहब एज ए पॉलिटिशियन, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और एक इंसान, इन तीन पहलुओं के बारे में थोड़ा अलग अलग बताइए। व्यक्ति तो बहुत ही बढ़िया, व्यक्ति तो इतने बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं। मतलब आप किसी भी चीज़ को, ऐसे डिसीजंस हुए हैं जो कि उन्होंने कर दिए और हमने उसके ऊपर एतराज़ जताया, उन्होंने बुरा नहीं माना और उसके बाद में बात सुन के उसको पलटा। ये प्रशासक बहुत अच्छे हैं, पर तो वही चीज़ है कि एक्शन नहीं लेते थे। और स्पेशली जब से उनका वो हुआ कि गंगा में जब उनको दोबारा दूसरा जीवन दान मिला, उसके बाद तो एक बार हुआ कि किसी के खिलाफ में कोई एक्शन लेना था ऑफिसर, मैंने कहा सर इसको डिसमिस करते हैं। वो कहा नहीं, मैं किसी का बिगाड़ता नहीं हूँ। मैं कहा सर आप किसी मंदिर में थोड़ा ना बैठे हैं जो आपने हर एक को प्रसाद देना है, आप तो प्रशासन के अंदर है। जो गलत काम करता है उसको दंडित भी करना है, जो अच्छा काम करता है उसको पुरस्कृत भी करना है। कहते नहीं, डिसमिसल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसके अंदर ऐसे ही छोटी मोटी सज़ा दे दो, किसी के इसके परिवार के ऊपर असर पड़ता है। तो ये इनका मानवीय पहलू दिखाता है। हमारा प्रशासनिक पहलू है कि उसने गलत काम किया है तो इसको डिसमिस करना। उनका ये व्यू था नहीं, इसके परिवार के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। एक पॉलिटिशियन का वैसे भी मैंने दिल देखा है कि दिल बहुत विशाल होता है। जो ब्यूरोक्रेट की तुलना में पॉलिटिकल जो आदमी है उसका दिल हमेशा बड़ा होता है। तो वो जो है प्यार से मना के और इस तरह से काम कराने के लिए ज़्यादा उत्सुक होते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों में बैठना होता है। हमारा ये होता है कि नहीं, यदि हमने कोई आदेश कर दिया उसकी पालना होनी चाहिए, किसी ने गलत किया तो उसको दंडित किया जाना चाहिए। मैं तो खैर इसी नीति का हूँ कि जो गलत किया है उसको दंडित किया जाना चाहिए। परिवार, हमने कोई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो खोला नहीं हुआ, समाज सेवा का ये तो सरकार है, सरकार में जो गलत करेगा उसको दंडित भी करना चाहिए। मेरा तो आज भी यही मानना है, और 34 साल जो मैं IAS की नौकरी में रहा तब भी यही मानना था। मनोहर लाल जी के साथ किस तरह का आपका संपर्क रहा, वास्ता? देखिए, उनसे मेरा बड़ा शुरू के अंदर, जैसे आपने बताया, लोगों ने कह दिया कि पिछली सरकार के आदमी हैं।
अब किसी भी सरकार के आदमी, यदि आप किसी महत्वपूर्ण पदों पे रह जाओ तो उस सरकार के आदमी नहीं होते। और बाद में जब उन्होंने कार्यप्रणाली देखी, कार्यप्रणाली देख के उनको लगा कि नहीं, ये आदमी पॉलिटिकल नहीं है। और जब उन्होंने मुझे सीएम अनाउंसमेंट के इम्प्लीमेंटेशन का काम दिया कि उसके क्रियान्वयन का, तो तब उनको लगा कि नहीं, ये जो है व्यक्ति कहीं से भी चीज़ों को अंदर से काम करने के लिए चीज़ें ढूंढ लाता है कि किस प्रकार इस काम को करना चाहिए। बहुत से लोग, हमारे कुछ कुलीग थे, अड़ंगे लगाते थे या अड़चन डालते थे, ये काम नहीं हो सकता है, ये मुख्यमंत्री की घोषणा है, इसके ऊपर अमल नहीं हो सकता था। हम उसमें से तरीका निकालते थे और उसके अंदर सहयोग जो है, राजेश खुल्लर PSCM थे, उनका काफ़ी सहयोग रहा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो इसके अंदर हमेशा ही, और इनके दिल में हमेशा दर्द जो रहता है, एक तो टेक का बहुत यूज़ करते हैं, जो बड़ी सराहनीय चीज़ मेरे लिए तो प्रिय है, कि जो कभी कभी फ़ोन आ जाएगा कि आप जो है ना, आपके इस पोर्टल पे ये चीज़ नहीं दिख रही। हम कहते थे, अच्छा, मैं कहता था घर पे था, अच्छा मैं खोल लेता हूँ सर। खोलने के बाद में ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, इस तरह से नहीं है सारी चीज़। और कभी सुबह 7 बजे फ़ोन आ जाएगा, कभी रात को 10 बजे आ जाएगा। मेरे पास एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट लगभग 4 साल रहा। किस तरह से अनएम्प्लॉयड यूथ को किस प्रकार से हमने बिजी रखना, सक्षम जो युवक की योजना है। सबसे पहले जब मैं एजुकेशन सेक्रेटरी सरकार में, पहली पोस्टिंग मेरी शिक्षा सचिव की हुई थी, तो ऑनलाइन टीचर के ट्रांसफ़र की जो मुझे बुलाया गया रात को, तो इन्होंने कहा टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी डिस्कस करनी है। हम जाके प्रेजेंटेशन लेके गए तो इन्होंने अपनी चीज़ बताई कि ऐसे होना चाहिए। तो मैंने कहा था इनको, मैंने कहा सर, हम तो प्रेजेंटेशन देने आए थे, प्रेजेंटेशन लेके जा रहे हैं। और जो चीज़ इन्होंने बनाई वो काबिल तारीफ़ है कि एक टीचर आए और आने के बाद में अगले 30 साल के बारे में सोच ले, उसने कहाँ कहाँ रहना, और अपनी चॉइस अभी दे दे कि उसने शहरी क्षेत्र में रहना है, ग्रामीण क्षेत्र में रहना है। हमारे 1-2 सवाल भी थे। मैंने कहा सर, उसकी शादी हो जाए, कोई लेडी टीचर है। कहते नहीं, शादी के बाद उसको हम ऑप्शन चेंज करने का उसको मौका दे देंगे। तो उसके कारण इतने टीचर्स के ट्रांसफ़र में इतने ज़्यादा टीचर परेशान होते थे, और लेन देन भी सुना है कि कुछ होता था, वो सारा का सारा बंद हो गया। सक्षम युवा की जो योजना है, इस प्रकार से कोई भी चीज़ हमेशा जो है लोगों के लिए, और टेक का जितना प्रयोग सरकार में, आज भारत सरकार की एक VC हुई थी, हमें हर चीज़ के अंदर, टेक के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारे ऑनलाइन सेवाओं का, क्योंकि आजकल तो ज़माना इसी चीज़ का है, उसमें आज जो है तो हमें सही समय के ऊपर सही मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन जो प्राप्त हुआ, जिसके कारण हम ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर इतने आगे हैं। परंतु दिल के अंदर हमेशा उनको गरीब आदमियों का दर्द रहता है कि ये, और भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं। कभी भी यदि उनको ये पता लग जाए कि ये आदमी इसके अंदर भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको तुरंत बदल देंगे। और अब तो आप देखते हैं कि इतने विजिलेंस के केसेस वगैरह हो रहे हैं दूसरे, तो वो विजिलेंस की जो धरपकड़ हो रही है, वो मुख्यमंत्री की जब तक उसके अंदर ये ना हो, हरी झंडी ना हो, तब तक नहीं हो सकता। उसके अंदर दूसरे विचार भी लोगों के हैं, वो चीज़ अलग है, परंतु दिल में दर्द है लोगों के प्रति, टेक का प्रयोग है, और हमेशा गरीबों के लिए ध्यान रखते हैं। तो ये बहुत से लोगों को राइट टू सर्विस, ठीक है कि बहुत सक्रिय हैं आप, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको इस आयोग की कामकाज की जानकारी नहीं है। तो मुख्यतः आपका क्या कार्य है यहाँ पे? हमारा मुख्य कार्य ये है कि लोगों को जो सेवाएं चाहिए, उनकी जन्म से लेके मृत्यु तक आप सेवाएं सोचिए, और वो सारी सेवाएं अधिसूचित की हुई हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर सेवाएं हमने अभी पिछले 2 साल में अधिसूचित कराई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अप्रोच करके, और उन्होंने शहर उसकी स्वीकृति दी। और इसमें जैसे कोई व्यक्ति पैदा होता है, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसका समय निश्चित है कि इतने दिन में बर्थ सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। उसके बाद उसने स्कूल में एडमिशन लेना है। उसके बाद यदि उसको कोई स्कॉलरशिप पैदा होता है, तो पैदा होने के ऊपर उसको कोई गरीब बच्चे की यदि बेटी पैदा होती है, तो उसको 21,000 रुपये मिलने हैं, जिसकी वो FD के रूप के अंदर किया जाता है। LIC की पॉलिसी लेते हैं। जब वो 18 साल की होती है तो वो 1 लाख रुपये हो जाता है। दूसरी बेटी पैदा हो तो किसी की भी हो, चाहे वो बड़े से बड़ा अमीर आदमी हो, चाहे वो कोई IAS अफसर हो, चाहे IPS अफसर, उसको भी वो 21,000। उसका जो पैसा है वो 30 दिन में नहीं मिलता। अब वो 30 दिन में नहीं मिलता तो वो 18 साल पे 1 लाख नहीं होगा। आप देखें, यदि मान लो उसको 1 साल का डिले हो, जब ये आयोग के अंदर मैंने पद ग्रहण किया था, उस समय लगभग 1 साल की डिले थी इस पैसे को देने में। अब 1 साल को देने से वो जो सरकार की मंशा है 1 लाख देने का, वो 1 लाख के बजाय 99 रह जाएगा, 99,000 रह जाएगा, या 98,500 रह जाएगा, क्योंकि 1 साल का ब्याज नहीं मिलेगा। इसमें उनको दंडित किया जा सकता।
इसी प्रकार से मान लो आपकी स्ट्रीट लाइट खराब हो गई, तो स्ट्रीट लाइट 10 दिन में ठीक होनी चाहिए। कूड़ा जो है आपका कूड़ा नहीं उठ रहा, आपका सीवर ब्लॉक हो जाता है। आप यदि मान लो आपके पास में HSVP का प्लॉट है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का, या आपके पास HSIDC का प्लॉट है, उसके ऊपर आपने बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल दी, आपने उसके लिए अप्लाई किया, आपने मोर्टगेज के लिए अप्लाई किया, आपने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, 54 सर्विसेज है, हर एक का समय सीमा निश्चित है। उस समय के अंदर यदि वो कार्य नहीं हो, आपने फायर की NOC ली, आपने किसी भी प्रकार की, स्टूडेंट ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, स्टूडेंट ने अपने डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप हर वर्ग की जो सेवाएं हैं, किसानों ने किसी अनुदान के लिए अप्लाई किया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने किसी अनुदान के लिए अप्लाई किया, तो आप यू थिंक ऑफ ए सर्विस एंड द सर्विस इज नोटिफाइड। वो इस समय हरियाणा में 656 सर्विसेज नोटिफाइड है, जिसके अंदर समय सीमा निश्चित है, और ये हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्विसेज नोटिफाइड है पूरे देश के अंदर। और इसमें, और जो इसको काम समय पे नहीं करता उसको हम दंडित करते हैं, और उसमें दंडित भी करते हैं, और जो प्रणाली में है प्रणाली में सुधार भी करते हैं कि इसको किस प्रकार से किया जाए। तो आपका इतना लंबा समृद्ध अनुभव रहा है प्रशासन का, तो एक कोई जो नए जो IAS अफसर हैं, बहुत से लोगों के लिए हो सकता है आप रोल मॉडल भी हो, तो उनको अगर एक आपने टिप, गुर, सुझाव, नसीहत, जो भी इसको कहें, एक अगर उनको बताना हो, कहना हो, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ट्रेनिंग के अंदर HIPAA का आभारी हूँ कि हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन HCS की ट्रेनिंग के अंदर जब भी नया बैच आता है तो मुझे बुलाते हैं। तो उसमें कई चीज़ें हैं, परंतु एक तो नहीं कह सकते, परंतु मॉनिटरिंग जब तक ना करें, आपको टेक टूल्स अवेलेबल हैं, और दूसरे पढ़ाई लिखाई जरूर करें। ज़्यादातर अफसरों को इंस्ट्रक्शंस का ज्ञान नहीं, तो नीचे वाले व्यक्ति फिर उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपको पढ़ाई लिखाई जरूर करें, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी, और जो फील्ड में है वो फील्ड में ज़रूर जाएं। जब तक फील्ड के अंदर आप नहीं जाएंगे, दफ्तर से बैठ के यदि प्रशासन चलाने का काम करना चाहेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये थे हमारे साथ आज TC गुप्ता जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बात करी, दिल से दिल की बात करी। हरियाणा के विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ जो इन्होंने काम किया, उनकी कार्यशैली से भी हम सबको अवगत कराया, और अपने प्रशासनिक अनुभव भी साझा किए। और जो इन्होंने एक जो खास बात कही वो ये कि अगर आपने रिजल्ट लेने हैं तो आपका डर कह लीजिए, भय कह लीजिए, और जब तक वो नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू।